कानपुर में बैन मजहबी शादी का वाकया तूल पकड़ता जा रहा है। आज एबीवीपी के कारकुनान ने कदोई नगर थाने को घेर लिया और खूब हंगामा किया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों शादीशुदा जोड़े ने अपना एक वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और लड़की ने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया है। वही लड़की ने थाने में अपने तमाम तर बयानात दर्ज करा दिए हैं और अपनी बलूगियत का सर्टिफिकेट भी दिया है। लेकिन इसके बावजूद एबीवीपी के कारकुनान ने थाने पर धावा बोला और लड़की को अहल खाना के हवाले करने का मुतालबा किया। हमारी शालिनी यादव बहन है, जिसके साथ में फैजल नाम के विधर्मी व्यक्ति ने लव जिहाद का कार्य किया है और उनके परिवार के सभी विधर्मियों ने लव जिहाद का कार्य कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। कदोई नगर थाना क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द आपकी जो बहन है, हमारे जो हिंदू परिवार की बहन है, उनको लाने का कार्य करूँगा। अगर नहीं होता है तो बाकी विश्व हिंदू परिषद अपना मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ कि हमारी बहन का घर वापसी कराया जाए। कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि लव जिहाद, किस बेसिस पे लव जिहाद बोला जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर सेइंग दैट इट्स अ लव जिहाद। इट्स नॉट अ लव जिहाद। आई हैव डन अ मैरिज विद माई चॉइस। मैंने अपनी मर्जी से शादी की और पता नहीं इस शादी को रिलीजन का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। क्यों आप लोग इसको पॉलिटिक्स के ज़रिए देख रहे हो, क्यों आप लोग इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हो। मेरी आईडी से मेरी वीडियो हटा दी गई, उसके बाद हमारी वीडियो ऐसे वायरल की जा रही है, लव जिहाद, दिस इज नॉट अ लव। हाउ यू गाइज आर सेइंग दैट यू गाइज नो व्हाट इज गोइंग इन माय लाइफ। इफ यू गाइज डोंट नो दैट व्हाई यू गाइज आर अब्यूजिंग एंड क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट। 14 जुलाई को जब कानपुर की पुलिस और चांदी महल थाने की पुलिस के सामने मेरे पापा भी थे, उन सबके सामने मेरे बयान हुए। लिखित बयान होने के बाद कानपुर की पुलिस, जिनमें से अखिलेश कुमार यादव जो है, उन्होंने अपने फ़ोन से वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद जब मैंने सारे बयान लेके पुलिस चली गई, उसके बाद चांदी महल थाने में भी मेरा बयान हुआ और जहां हम रहते वापस आ गए। 8 अगस्त को हमें पता चलता है कि न्यूज़ में हमारे रिपोर्ट लिखी है, मोहम्मद फैसल ने मुझे ज़बरन ज़बरदस्ती ले जा चुके हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट पे 14 जुलाई को पुलिस आई थी, उन सब के सामने मेरे बयान हुए। बयान होने के बाद ये 8 अगस्त को किस बेसिस पे ये न्यूज़ निकली, किस बेसिस पे ये एफआईआर हुई है। फिर न्यूज़ निकलने के बाद ठीक 11 अगस्त को मैंने 8 अगस्त को फिर 9 अगस्त को मैंने सारे पुलिस से, अखिलेश कुमार यादव जो आए थे, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, थाना प्रभारी से बात की कि ये क्यों आप लोग न्यूज़ निकाल रहे हो जबकि मेरे बयान हो चुके, मेरे सब कुछ हो गए। तो वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये आपके पापा कर रहे हैं और आपके पापा करा रहे हैं ये चीज़ें। हमें पता है आपकी शादीशुदा लाइफ है, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहो, हमारी पुलिस से आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बात होने के बाद उसके बाद 11 अगस्त को कानपुर की पुलिस फिर वापस चांदी महल थाने आती है। वहाँ से मेरे चांदी महल थाने में मेरे फूफू को लाती है और मेरे फूफा को मारती है। उनसे हमारा पता पूछ रही है कि कहाँ है लड़के को लेके आओ। मुझे ये नहीं मालूम किस बेसिस पे क्यों किस बात की एफआईआर लगाई गई है जब मेरे बयान हो चुके थे, और किस लिए ये लव जिहाद लगाया जा रहा है मुझे नहीं मालूम। क्यों आप लोग इस चीज़ को लव जिहाद बना रहे हो। मुल्क भर में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। अब तक 30,44,941 अफराद इसकी चपेट में आ चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 69,239 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 912 अफराद की मौत हो चुकी है। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 56,706,000, वहीं 22,80,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। हालिया कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 3 दिनों के दौरान 68,000 से जायद मामले दर्ज किए गए हैं।
मीडिया प्रोडक्शन के हवाले से रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, जिसमें फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत है। अब फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग की जा सकती है, लेकिन शूटिंग के वक्त मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना भी लाजमी होगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी है। से फिल्म और टीवी सीरियल प्रोडक्शन लगभग बंद पड़ा था। कुछ राज्यों ने इजाजत देने के बाद थोड़े रूप में शुरू हुआ। इसके विषय में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करके सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज एक एसओपी जाहिर किया है। इस एसओपी की विशेषता यह है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विशेषता यह है कि अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी और निश्चित लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वागत करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे अर्थव्यवस्था की सारी चक्के पहिए शुरू करना है और इसमें ये फिल्म शूटिंग और ये बहुत बड़े समूह का उद्योग है और इसलिए वो अब कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। सूबे में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1262 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 51,896 हो गई है। कोरोना से 24 घंटों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना से अब तक 1206 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में सूबे में कोरोना के 872 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 39,399 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सूबे में कोरोना के 11,261 एक्टिव मामले हैं। कोरोना कहर और बारिश की तबाही के बीच हुकूमत ने अवाम से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील की है। इतवार के दिन सूबे में कोरोना को लेकर मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। एयरगन शूटिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे मेरठ के शहजाद रिजवी को तीसरे साल भी अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब नहीं किया गया। इसकी वजह से शहजाद और उनके अहल खाना के अलावा खेल को पसंद करने वाले भी मायूस और हैरान हैं। शहजाद और उनके अहल खाना सिलेक्शन कमेटी और हुकूमत पर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरठ से ताल्लुक रखने वाले एयर पिस्टल शूटिंग चैंपियन सौरभ चौधरी और रेसलर दिव्या काकरान का इंतखाब इस साल अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया है। वहीं गुज़िश्ता 9 बरसों से कौमी से लेकर आलमी सतह के तमाम एयरगन निशानेबाजी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले शहजाद रिजवी को इस साल भी सिलेक्शन कमेटी ने नजरअंदाज कर दिया है। नेशनल चैंपियनशिप के अलावा एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और इंटरनेशनल निशानेबाजी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन करने वाले शहजाद रिजवी इस साल भी अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब न किए जाने से इतने मायूस हैं कि उनके अहले खाना को ये दर्द जाहिर करना पड़ा। देखिए, शहजाद रिजवी पहले से ही जब से उसने शूटिंग शुरू की है, उसने इंडिया को बहुत सारे मेडल दिलाए हैं। नेशनल में भी 2 बार चैंपियन रह चुका है, एशियन चैंपियन 2 बार रह चुका है और उसके बाद वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ में उसने गोल्ड मेडल दिलाया, फिर वर्ल्ड कप में उसने गोल्ड मेडल दिलाया और पिछली बार उसने वर्ल्ड कप में 588 स्कोर लगाया, जो कि स्कोर उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन उसके बावजूद भी शहजाद रिजवी को अर्जुन अवार्ड से हमेशा नकारा गया है। जैसे कि पिछली बार भी जो अर्जुन अवार्ड के लिए नाम भेजा गया था, पॉइंट ज़्यादा होते हुए भी, अचीवमेंट ज़्यादा होते हुए भी उसका नाम हटा दिया गया। इस बार भी पॉइंट ज़्यादा होते हुए और अचीवमेंट भी होते हुए भी उसका नाम हटा दिया गया है। शहजाद के अहले खाना के मुताबिक इस साल भी अर्जुन अवार्ड के लिए नाम का इंतखाब न किए जाने से शहजाद बेहद मायूस और रंजीदा है, लेकिन दिल्ली शूटिंग में अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। सिलेक्शन कमेटी के इस रवैये से शहजाद के मद्दाह और दूसरे जूनियर खिलाड़ी भी मायूस हैं। शहजाद रिजवी बहुत ज़्यादा हताश है, उससे निराश है
ना मिलने से, और उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फील हुआ है, एहसास हुआ है, और वह एहसास जाहिर नहीं कर रहे हैं। जो लड़के, नए युवा लड़के हैं जो अपने टैलेंट को आगे लाना चाह रहे हैं, शहज़र रिजवी से प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शूटिंग खेल रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा निराशा है। उनका कहना यह है कि जब शहज़र रिजवी के साथ ऐसा हो सकता है कि इतने मेडल लाने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, और हिंदुस्तान का नाम वहाँ तक पहुँचाने के जहाँ लोग सपना देखते हैं इस चीज़ का कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, और शहज़र रिजवी ने हिंदुस्तान का नाम वहाँ तक रोशन किया है, उसके बावजूद भी शहज़र रिजवी के साथ पार्शलिटी हो रही है। खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके मेडल हासिल करना जहां खिलाड़ियों का इनाम होता है, वहीं एक खिलाड़ी के लिए अवार्ड की अहमियत उसकी मेहनत और सलाहियतों की हौसला अफजाई से है। लेकिन शहज़र को हासिल होने वाले तमगे आलमी सतह पर इस खिलाड़ी की सलाहियतों को तो जाहिर करते हैं, लेकिन अवार्ड के लिए नाम के इंतखाब के मौके पर इन कामयाबियों को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसका जवाब सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के पास है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। झारखंड हज कमेटी की तश्कील के लिए 14 नामों की तजवीज़ को वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन की मंजूरी को तकरीबन 2 माह का अरसा हो गया है, लेकिन अब तक कमेटी की तश्कील के ताल्लुक से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस मामले पर वज़ीर अक़लियत फ़लाह हाजी हुसैन अंसारी ने वाज़ेह किया कि हज कमेटी के मुंतखब अरकान का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिस वजह से नोटिफिकेशन जारी होने में ताख़ीर हो रही है। ये उसको पहली बार भाजपा हुकूमत में थी, तो जांच के लिए भेजा है विभाग को, पुलिस विभाग को। अभी तक उसका रिपोर्ट सबको आया नहीं है। मुझे और कोई जैसे आते उसका मुंतखब हो जाएगा, वो आया नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी बात की है, विभाग में लोग गए हुए हैं, जो जहाँ से 8 आदमी का नाम का सबका मैंने वेरीफाई करके जो मेम्बरान है उनका वेरिफिकेशन सब 8 आदमी का। अच्छा। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तर्ज पर वक्फ बोर्ड की तश्कील की मांग की जा रही है। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के सदर जाहिद अली ने अरविंद केजरीवाल को इस सिलसिले में खत भी लिखा है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने तफसील से इस सिलसिले में उनसे बातचीत की। औकाफ की बदतर हालत को देखते हुए कई तरह की इस्लाह की डिमांड होती रही है। अब एक बार फिर सेंट्रल वक्फ बोर्ड की डिमांड उठी है। हमारे साथ हैं शाहिद अली एडवोकेट साहब, जिन्होंने ये पिटीशन दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को भेजी है। क्या होगा ये, किस तरह का आप सेंट्रल वक्फ बोर्ड चाहते हैं? सर, हम वो वक्फ बोर्ड चाहते हैं जिसके जिम्मेदारों का इलेक्शन मुसलमानों के ज़रिए हो। जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में होता है, अभी आपने देखा होगा कि आप पार्टी की सरकार वोटर लिस्ट तैयार करवा रही है। दिल्ली में 44 वार्ड बने हुए हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए। उन 40 वार्डों का इलेक्शन होगा और उनके ज़िम्मेदारों का जो इंतखाब होगा वो सिख लोग करेंगे। वही हम चाहते हैं कि हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वक्फ बोर्ड के, उनके ज़िम्मेदारों को, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों को सरकार अपॉइंट ना करे। सरकार अपने चमचों को अपॉइंट करती है, सरकार अपने लोगों को अपॉइंट करती है, खासम खास को अपॉइंट करती है, और उसके बाद में वक्फ बोर्ड की खुर्द बुर्द करना उसको शुरू कर देते हैं। शाहिद साहब, अभी तक जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का इलेक्शन होता है, उसमें मेंबर असेंबली, मेंबर मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट, मुतवल्ली और रिलीजियस स्कॉलर, कई तरह के जो पोस्ट हैं वो होती हैं, और सरकारी ऑफिसर होता है CEO। तो इसमें क्या गलत है? सर, मैंने आपको वही बताया ना कि ये तमाम करती है सरकार। जो भी सरकार पावर में होती है वो अपने खासम खास लोगों को अपॉइंट करती है, या मैं दूसरे अल्फाजों में कह दूं अपने चमचों को अपॉइंट करती है। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि दिल्ली में कांग्रेस रिजाइम में अकेले दिल्ली में तकरीबन 320 वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर कर लिया सरकार ने, जबकि कानून ये कहता है, दफा 50 जो वक्फ एक्ट की है वो ये कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टियों को सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर बहुत जरूरत पड़ती है, पब्लिक इंपोर्टेंस की बात है, तो एक्वायर कर सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड की मर्जी से। यानी वक्फ बोर्ड की उसमें कंसेंट शामिल होगी और वक्फ बोर्ड को उसका पैसा दिया जाएगा। तो दिल्ली में 320 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार एक्वायर कर लेती है, इस कानून के बावजूद, इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड को पैसे दिए हुए, और वक्फ बोर्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करता? क्योंकि वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हों, या वो असेंबली मेंबर ऑफ असेंबली हों, या वो और दूसरे स्कॉलर्स वगैरह हों, मुतवल्ली हों, वो सारे के सारे गवर्नमेंट अपने लोगों को इलेक्ट उसके अंदर करती है
इसलिए हमारी डिमांड ये है, जबकि बरखिलाफ इसके अगर हम सरदारों की बात करें, उनके गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी या उनकी जो अपनी श्राइन की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने कहीं सुना है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा हो गया? और कब्जा अगर हो भी गया तो फौरन वो उसका इलाज करते हैं। क्या उनसे करने के लिए फौरी तौर पर कहा है? हमने ये कहा है कि जब तमाम मुसलमानों ने आपको वोट दिया, दिल्ली असेंबली में आपका पूरी तरह से आपकी मेजोरिटी है, आप यहाँ पर अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं। वक्फ का जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि उस पर सेंटर और स्टेट दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ अकाउंटेबिलिटी और दूसरी तरफ देश की तरक्की को लेकर के शाहिद अली की डिमांड है और इन्होंने मूवमेंट शुरू किया है कि वक्फ बोर्ड में भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह से नज़्म व नस्क कायम किया जाए। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना ने दुनिया में हर मैदान को मुतासिर किया है, जिसके सबब मुतअद्दिद तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। यही वजह है कि इस मरतबा माह मुहर्रम में अज़ादारी और मजालिस से इमाम बाड़ों के साथ साथ घर घर में भी उसी अकीदत के साथ की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैतुल सलाम में मुहर्रम का चांद नजर आने के बाद से मजालिस का सिलसिला जारी है, जहां हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक 5 अफराद शरीक होकर मजलिस को सुन रहे हैं। हम 5 लोगों से ज़्यादा यहाँ गैदरिंग कहीं नहीं कर सकते। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मजालिसें हो रही हैं। पहले दिन से चांद रात से ही यहाँ अज़ा खाने सजा दिए गए पूरे अलीगढ़ में, और उसके साथ साथ यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये बैतुल सलात है इसके अंदर भी अज़ा खाना है, और ये ज़री और अल्लाह मुबारक यहाँ सजा हुआ है। और यहाँ मजलिस का टाइम जो हमारा 4 बजे का है हमेशा से रहा है। तकरीबन इस जगह पर 55 साल से यह ज़दारी हो रही है बैतुल सलात के अंदर कि हर घर में घर के अफराद बाकायदा तौर पर जितने भी घर में रहने वाले माँ बाप भाई बहन जो भी अफराद हैं बच्चों के साथ बैठ जाते हैं और रोज़ाना कम से कम आधे 1 घंटे की जो भी मजलिस का अहतमाम हो सकता है वो पूरी तरीके से अज़ादारी का अहतमाम हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इस ज़िक्र के बग़ैर हमारी न शनाख्त है और न हम इस ज़िक्र को भुला सकते हैं। ये ज़िक्र जो है वो अजर रिसालत को अदा करने का मामला है, कुरानी आयत पर हुक्म करने का मामला है। तो इससे इज्तिमाइयत न होने पर कोई असर नहीं पड़ता। ये हर इंसान का एक इनफरादी अमल है जो कभी इनफरादी तौर पर अंजाम दिया जाता है और कभी इज्तिमाई तौर पर अंजाम दिया जाता है। ISIS अबू यूसुफ के अहल खाना का कहना है कि उसकी गलती नाकाबिल माफ़ी है, लेकिन फिर भी अबू यूसुफ पर रहम किया जाए। अबू यूसुफ के अहल खाना में सिर्फ अबू यूसुफ की अहलिया को मालूम था कि अबू यूसुफ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन अहलिया पर अबू यूसुफ के दबाव की वजह से वो कुछ कर नहीं पाई। वहीं अबू यूसुफ की अहलिया का कहना है कि वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो पुलिस को पहले इत्तला दे देती। आपको बता दें कि कल दिल्ली के धोला कुआं इलाके से दहशतगर्द अबू यूसुफ को पकड़ा गया था। बिल्कुल अफसोस कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है उनके बारे में। उनको भी अफसोस है, मुझको भी अफसोस। मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं, मैं बच्चों के लेके कहाँ जाऊंगी। क्या चाहते हैं आखिर उन्होंने इस तरह का जो काम किया है, आगे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आगे के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनकी गलती को माफ़ कर दीजिए। हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें पता चलेगा कि हम तुरंत पुलिस वालों को इत्तला दूंगी। जब वो 1 साल पहले से आपको जानकारी आई तब आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि ये गलत कर रहे हैं? अब वो मेरे ऊपर सख्ती कर रहे थे कि इसको मत बता। पुलिस वालों को मैं कहीं जाती नहीं थी इतना ज़्यादा, मतलब बाजार नहीं जाती थी। मैं इतनी चालाक चतुर नहीं थी कि मैं पुलिस वालों के सामने जाकर कुछ बातें कर सकूं। लेकिन पर घर वालों से उन्होंने मना किया कि घर में किसी को पता ना चले। हाँ, घर में भी बताने के लिए मना किया? तो घर में बताने बात करते थे तो आपके साथ मारपीट भी करते थे? नहीं, मारपीट नहीं करते थे, बस वो ऐसे कड़ी बात भी बोलते थे, मारपीट नहीं करते थे। मुझे सताते वगैरह नहीं थे, कुछ नहीं मुझे कहते थे। घर में कोई मिलने आता था? कुछ नहीं, हमारे घर के अंदर क्यों नहीं आता, सिर्फ हमारे भाई जो सगा भाई हैं वही आते थे। तो ये बहू वो बहू सब पर्दा करती हैं ऐसे, जो हमेशा मेरी बहू ऐसे रहती हैं, वो कभी नहीं किसी के सामने होती हैं। इसलिए हमारे घर कोई नहीं, मेरे चचा वगैरह भी नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन उनका संबंध ISIS से था? बस वही मोबाइल में देखा करते हैं। जब वो गए सऊदी गए, वहाँ से आए, फिर उसके बाद मैं यहाँ कतर गए, फिर वहीं से 15 दिन के बाद लौट आए। तो उनके अब्बा और हम सब बहुत बोले कि घर आवे की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं चला गए उत्तराखंड चला गए, बस वहीं गए और वह काम करत रहे।
हमें नहीं पता है भैया। हम मोबाइल में सिर्फ बटन दबावे के उठावे के 2 चीज जानी थन, बस वह आए गए लड़कन के फोन कान में लगाए हैं, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम यही कहना चाहे थे कि जो कुछ किन हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए, अल्लाह के वास्ते से माफ़ कर दिए। माफ़ करने वाला काम तो किए नहीं है। हाँ नाई किन हैं, बहुत गलती किन हैं। खुद हमार आदमी बूढ़े हैं, देखो एकदम लाचार भवा जाते हैं उनके वहाँ। हम 3 दिन से एक हमरे जबान पर नाई पड़ा है कि हम भूखी प्यासी ऐसे हन उनके गम्मा। बहुत बड़ी गलती किन, बहुत बड़ी गलती किन, लेकिन अब वो हम का कह सके हम। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बंगाल में मिडिल और हायर सेकेंडरी के नताइज के ऐलान के साथ अब तुलबा हायर सेकेंडरी और कॉलेजों में दाखिले के लिए परेशान है, लेकिन इम्साल दाखिले के लिए फीस अदा करना तुलबा के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे तुलबा की मदद के लिए कोलकाता की समाजी तंजीमें आगे आई हैं, जो तुलबा के दाखिले के साथ उनके तालीमी अखराजात को भी पूरा कर रही हैं। मुल्क का अक़लियती तबका माशी तौर पर कमजोर है। ऐसे में कोरोना बहरान और लॉकडाउन ने उन्हें और भी बदहाल कर दिया है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है। ऐसे में वालिदैन के लिए अपने बच्चों की तालीमी अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। कोलकाता की समाजी तंजीमों ने तालीमी तौर पर बढ़ती पसमानदगी को दूर करने के लिए ऐसे तलबा की मदद के लिए आगे आने का फैसला किया है। मौजूदा इस आलमी वबा कोरोना की वजह कर तालीमी तौर पे जो पसमानदा ख़ानदान है अपने बच्चों का क्लास 10 के रिज़ल्ट निकलने के बाद दाखिला कराने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया और हम लोग उनके दाखिले में हम लोग उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, ताकि कौम के इस तरह के जो होनहार नौनिहाल हैं उनका तालीमी सिलसिला किसी तौर पे रुकने न पाए। साथ ही साथ जो दीगर मराहत हैं, किताब कॉपी पेंसिल, इससे भी हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में तालीमी तरक्की के लिए काम कर रहे समाजी कारकुनों ने मौजूदा हालात में तालीमी मैदान में हो रहे नुकसानात को अफसोसनाक बताते हुए तलबा में ड्रॉप आउट बढ़ने का अंदेशा भी जाहिर किया है। ड्रॉप आउट ज़्यादा होगा, लेकिन हम इस सिलसिले में हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पे बच्चे दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए ताकि ड्रॉप आउट नहीं हो सके। स्टूडेंट्स एंड यूथ सोसाइटी ने कोरोना बहरान व मौजूदा हालात में हुकूमत से भी तालीमी पैकेज जारी करने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोलकाता से शबाना एजाज की रिपोर्ट। नई तालीमी पॉलिसी में अक़लियतों के तालीमी हकूक़ और उर्दू को लेकर मध्य प्रदेश में तहरीक जारी है। मध्य प्रदेश मुस्लिम प्रोफेशनल्स और MP मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मीटिंग का इनकाद किया गया। मीटिंग में मुमताज़ दानिशवरों ने शिरकत की और नई तालीमी पॉलिसी को अक़लियतों के आईनी हकूक़ और उर्दू के खिलाफ ताबीर किया। कमेटी ने अक़लियतों के तालीमी हकूक़ और उर्दू को लेकर सूबाई सतह पर तहरीक चलाने का फैसला किया है। नई शिक्षा नीति जो बनाई है, एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर हमने इकट्ठा हुए हैं उस पर बात करने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या चीज़ें कुछ छूट गई, जो अगर मुस्लिम पर उसके हिसाब से देखी जाए, उर्दू के हिसाब से देखी जाए, लैंग्वेज के हिसाब से देखी जाए, अरबी के हिसाब से भी, तो उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं और अलग अलग लोगों को हमने अलग अलग तंजीम के लोगों को इकट्ठा किया है और इसकी पूरी स्टडी करके, इसके अलावा अगर बाहर भी बड़े शहरों में और भी जगह हैं जहाँ तंजीमें जो काम कर रही हैं, उनसे हम उससे रब्ता कायम करना चाहते हैं और उनसे भी ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि उन्होंने इसमें क्या क्या ढूंढा है और अगर इसमें कुछ कमियाँ आती हैं तो हमने पहले भी प्लान किया है कि उसको शासन को उस पर ध्यान दिलाएंगे कि सब ये चीज़ें जो है इसमें इनको भी शामिल किया जाए, ताकि एक समावेशी जो जिस तरीके का एक विकास की बात होती है कि सभी के लिए विकास की बात हो रही है, तो उसमें ये भी हो जाए।